Now come to next topic. Very important topic, मेसोजोम। बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर है मेसोजोम। क्या होता है देखा जाए। एट फर्स्ट वी शुड ड्रॉ सेल वॉल। दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब बताओ जरा, सेल वॉल के अंदर में क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ इस तरीके से इनफोल्डिंग है। इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंशन है, इनफोल्ड है, मुड़ा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में देखा जाता है कि कहीं कहीं साइटोप्लाज्म की तरफ क्या है? एक्सटेंडेड है ना? एक्सटेंशन है इसका साइटोप्लाज्म की तरफ। वो एक्सटेंशन हो सकता है वेसाइकल के रूप में हो, छोटी सी पोटली के रूप में हो सकता है वो एक्सटेंशन ट्यूब के रूप में हो, ट्यूबुल के रूप में हो, छोटा छोटा ट्यूब्स के रूप में हो सकता है वो एक्सटेंशन लैमिली के रूप में हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, लेकिन उसका एक्सटेंशन किधर होना चाहिए? साइटोप्लाज्म की तरफ। किसका एक्सटेंशन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसी को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? मेसोजोम। तो अपन यहाँ लिखते हैं मेसोजोम के बारे में। क्या है मेसोजोम बताइए? इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी इनफोल्डिंग होती है भाई साहब? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। किधर होती है इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? साइटोप्लाज्म के तरफ की साइटोप्लाज्म के बाहर? साइटोप्लाज्म के तरफ, बिकॉज दिस इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। तो ये टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। किस रूप में हो सकता है ये? इन फॉर्म ऑफ ट्यूबुल, छोटे छोटे ट्यूब्स के रूप में हो सकता है। वेसाइकल्स, पोटली के रूप में हो सकती है। हल्का सा फ्लैट टाइप का इनफोल्डिंग होगा, लैमिली के रूप में हो सकता है। इस तीन तरीके से कैसे करके भी ये इनफोल्डिंग हो सकती है, एंड दैट इनफोल्डिंग इज कॉल्ड मेसोजोम। और उसी इनफोल्डिंग का नाम क्या है? मेसोजोम है। ये जो आप व्हाइट में देख रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, अब ध्यान देंगे आगे। अब आगे देखो, मेसोजोम का फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेसोजोम? मेसोजोम, ठीक है भैया, मैं समझ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, साइटोप्लाज्म के तरफ है, बैक्टीरिया में है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? मेसोजोम नाम दे दिया। लेकिन अब हमें ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसका काम क्या है, क्या करेगा मेसोजोम। ध्यान दे से सुनो। हमारे तुम्हारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हाँ देखो, छुट्टी बोल दी, पावर हाउस ऑफ द सेल। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने जो भी चीजें खाई पिए, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं, वो अपने सिंपल फॉर्म में आके टूट जाता है। तुमने कार्बोहाइड्रेट खाया, डाइजेशन में वो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज ब्लड में घुसा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हर जगह से गुजरा, जहां जहां से गुजरा वहां वहां ग्लूकोज पहुंचा दिया। तो मेरे तुम्हारे सेल में ग्लूकोज पहुंच गया। क्या इसी भर से, इतना भर से एनर्जी मिल जाएगी? नहीं। अब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मेनली ग्लूकोज ही होता है। हालांकि प्रोटीन भी टूट के एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी टूट के एनर्जी देते हैं, लिपिड भी टूट के एनर्जी देते हैं, लेकिन मेनली ग्लूकोज ही देगा। तो जो ग्लूकोज है ये टूटेगा, और टूट करके क्या बनाएगा बताओ? एटीपी, एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी बनाएगा नहीं, एनर्जी बनाई नहीं जाती है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उस एनर्जी को हम लोग स्टोर करेंगे किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है। तो जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज की दो गति टूटने की होती है।
एक तो ये होता है भाई साहब कि ये जो ग्लूकोज टूटे, ये पूरी तरीके से टूट जाए, और ये जो कार्यक्रम हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, यानी ऑक्सीजन क्या है, मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है। दूसरा केस होता है कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटे, ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाता है। और जब ग्लूकोज कंप्लीटली टूट जाता है तो ठीक ठाक मात्रा में एनर्जी को स्टोर किया जाता है, ट्रैप किया जाता है एटीपी के फॉर्म में। यानी इस केस में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा रिलीज होती है। क्लियर हो गया मामला। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या नाम दे देते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है। डन। अगर ये काम ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन। और अनएरोबिक रेस्पायरेशन में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इतना ही नहीं, ग्लूकोज भी पूरी तरीके से नहीं टूट पाता। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता है, यानी कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बात आ गई समझ में। तो ये हो गया हमारा अनएरोबिक रेस्पायरेशन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, बस बस यहीं पर आके हमारी घड़ी रुक जाएगी। ये एरोबिक रेस्पायरेशन होता कहाँ पर है, इसकी जगह कहाँ पर है। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में, तो बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक अलग जगह पर होगा। और अगर हम बात करेंगे हमारे तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल में, बताया था ना सेल दो तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल में ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। डन। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरिया में है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक सेल में है नहीं। क्यों नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर, और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम, ये कांड कहाँ पे होगा, मेसोजोम में। समझ में आई बातें। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि ये जो मेसोजोम है हमारा, ये क्या है, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। ये किसका रेस्पिरेशन का साइट है, एरोबिक रेस्पायरेशन का साइट है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीडेशन के लिए जो जरूरी एंजाइम होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं भैया, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। बात खत्म हो गई, गेम ओवर। ठीक है। दूसरा, जब चीजें सेल से बाहर की तरफ सेक्रीट होगी तो उसमें भी इसका योगदान है। कैसे योगदान है भैया, देखो सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर ये इतना दूर नहीं रहता, बड़ा हुआ तो यहां से यहां रहता, मान लो ये रहता, तो इतना दूर में कितनी कम चीजें सेक्रीट होती। लेकिन जब इतना एक्सटेंड हो गया तो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होगी, अब सेक्रीट होगी। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ गया, जिससे हेल्प इन सेक्रीशन प्रोसेस। ये सेक्रीशन प्रोसेस में क्या करता है, मदद करता है। इतना ही नहीं, एक और मजेदार बात है, कुछ मेसोजोम जो है, यहाँ देखो न्यूक्लियस होगा ना, तो न्यूक्लियस होगा और बाकी हर जगह पर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं, सेंट्रल रीजन तक पहुंच जाते हैं। और जब डीएनए का बंटवारा होने लगता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होने लगता है, उसमें भी ये मदद
करते हैं, यानी हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये किस में मदद करेंगे? डीएनए के रेप्लिकेशन में ये मदद करेंगे। इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करके छोड़ नहीं देंगे, उसको जब डॉटर सेल में भेजा जाएगा वहां भी ये मदद करेंगे। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? टू डॉटर सेल, ये डॉटर सेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, हेल्प इन सेक्रीशन प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। दूसरा सेल वॉल सिंथेसिस में, इसकी जो सेल की दीवार बनती है उसमें भी हेल्प करते हैं। सेल वॉल का मटेरियल मान लो अंदर से बाहर आया, तो जब सरफेस एरिया बड़ा है तब तो मटेरियल आ पाएगा सही से, तो सेल वॉल सिंथेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। ये एकदम आपको याद रखना है और एकदम 100%, इसमें कोई इफ बट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम आता ही आता है एग्जाम में मेसोजोम के बारे में। ठीक है, तो यही रहा आपका मेसोजोम, जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? एक्सटेंशन होता है। समझ में आ गई बातें? चलिए, एक छोटा सा और टॉपिक है, छोटा सा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह दिख रही है। दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीफेरी पर है, साइटोप्लाज्म के पेरीफेरी पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो सबसे पहले लिखो होता क्या है, समझ आ रहा है ना अच्छे से? बोलो। हाँ, क्या लिखेंगे? स्पेस प्रेजेंट बिटवीन क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस पे क्या होता है? हमारे तुम्हारे सेल में एक सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसका नाम होता है लाइसोजोम। क्या नाम होता है? लाइसोजोम। वो क्या करता है? उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट जैसे पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, लिपिड, ये सबको डाइजेस्ट करता है, ये सबको तोड़ता है। वही काम पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी करता है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम? इट कंटेन्स, इट कंटेन्स सम एंजाइम्स, ये कुछ एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि दैट इज involved in digestion of कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कुछ जटिल मॉलिक्यूल, जटिल मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ये क्या करता है? डाइजेशन करने में मदद करता है। बात आ गई समझ में? दैट इज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि बैक्टीरिया में जो काम पेरीप्लाज्मिक स्पेस किया, वही काम हमारे तुम्हारे सेल में कौन किया? लाइसोजोम किया। किया ना? यानी कि दोनों का, पेरीप्लाज्मिक के स्पेस और लाइसोजोम का फंक्शन तो सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ये अलग तरीके का है, वो तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में होगा। तो याद रखना, संसार के ऐसे दो स्ट्रक्चर जिनकी बनावट अलग अलग हो लेकिन काम एक जैसे करते हो, उसको हम लोग एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। 10th के इवोल्यूशन में एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन पढ़े थे? नहीं याद है? पढ़े होगे। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं नोट में? क्या कहेंगे बताओ? पेरी
प्लाज्मिक स्पेस स्पेस इज एनालॉगस, बात नहीं करेंगे, एनालॉगस टू लाइसोजोम। ये लाइसोजोम के क्या होता है? एनालॉगस होता है। एनालॉगस का क्या मतलब है? एनालॉगस का मतलब है सेम फंक्शन, काम क्या करे? एक ही करे, सेम फंक्शन, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिन क्या है? अलग अलग है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें आओ। क्या मैं कह सकता हूं कि मेसोजोम वही काम कर रहा है जो काम बैक्टीरिया कर रहे, या मेसोजोम बैक्टीरिया में वही काम कर रहा है जो हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है? कह सकते हैं ना? अभी अभी तो यहाँ देखा ना, अभी अभी यहाँ पे देखा ना। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोजोम, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये भी कह सकते हैं कि मेसोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया भी आपस में एनालॉगस है। इनका भी क्या है, काम सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल अलग है। तो मैं यहाँ पे नोट में ये भी लिख देता हूं, मेसोजोम इज एनालॉगस टू क्या बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गई बात है? ये एक बातें हैं, दो तीन चीज समझ लिए हम लोग। एक टॉपिक बस और लास्ट, एक टॉपिक है इंक्लूसन बॉडी। इसको समझ लो। रोज स्पून फीडिंग हम लोग नहीं करेंगे। इंक्लूजन बॉडी, रोज रोज वो बच्चे की तरह नहीं चम्मच से दूध पिलाने की आदत, वो बहुत खराब चीज है, उससे बचो। ठीक है? इंक्लूजन बॉडी ये क्या होता है? देखो, हमारे बॉडी में जो फूड है उसको हमारी बॉडी स्टोर करके थोड़ा बहुत रखती है। जैसे कि हमारे लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में फूड स्टोर होता है, प्लांट में स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है ना। तो लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में, प्लांट में स्टार्च के रूप में। यानी जो एनिमल है वो फूड को स्टोर करता है, मटेरियल को रिजर्व करता है ग्लाइकोजेन के रूप में, प्लांट रिजर्व करती है स्टार्च के रूप में। तो बैक्टीरिया भी तो अपने बुरे दिन के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करके रखेगा, रखता है। बैक्टीरिया का जो रिजर्व मटेरियल है दैट इज नोन एज इंक्लूसन बॉडी। ध्यान दो, ये है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब चलो, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, और बाद बाकी ये सब क्या हो गया, सब बताओ? साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके? इसी साइटोप्लाज्म में होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसन बॉडी। क्या है भैया इंक्लूजन बॉडी? कौन कौन सी चीजें एग्जाम में आएगी? पहली बात, होता क्या है, बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल है। बैक्टीरिया ने इसको रिजर्व करके रखा है, इमरजेंसी में काम आ जाएगा। रिजर्व मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल है। अच्छा, कहां पर मौजूद है ये? साइटोप्लाज्म। एक बात बताओ, फ्रीली है कि किसी स्ट्रक्चर से चिपका हुआ है? फ्रीली है। कैसा है ये? फ्रीली है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है ये? फ्रीली प्रेजेंट है। क्या किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? बिल्कुल नहीं। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन।
किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यानी बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा है, फ्रीली प्रेजेंट है, किसी मेम्ब्रेन से, किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है। क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी। कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए। नंबर 1, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, दानेदार स्ट्रक्चर है, फॉस्फोरस स्टोर रहता है। नंबर 2, ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल्स, दानेदार स्ट्रक्चर, ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स ये स्टार्च है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। दैट्स अबाउट द इंक्लूजन बॉडी। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के दिन में, ठीक है, जो ये 5वां क्लास हुआ आज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू से आप अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। यहां से लिखना है, यहां से ना, चलो लिखो।